मयंक, क्या आज हम करियर में एविएशन करियर सेक्टर में हम बात करने वाले हैं? जी हाँ, हम हमारे दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि आज का हमारा जो करियर सेगमेंट होगा वो बेस्ड होगा करियर ऑप्शंस इन एविएशन सेक्टर पर। इस पर अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप भी सीधे हमारे जो एक्सपर्ट, जिनका हम स्वागत कर ही चुके हैं, राहुल पांडे जी एयर अलायंस से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, उनसे अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइएगा। नंबर है 23097532। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना प्रश्न एविएशन सेक्टर में करियर ऑप्शन से संबंधित कोई है तो वो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। राहुल जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन दर्शकों को पहले ब्रीफ में की शुरुआत करेंगे। जहां एविएशन की हम बात करते हैं वहां कहीं ना कहीं हमारे जहन में बस सबसे पहले यही ख्याल आता है, एविएशन मतलब है कि उड़ान भरना। लेकिन ये भी है कि सिर्फ एविएशन में उड़ान भरने का ही एकमात्र ज़रिया नहीं है। तो इसमें करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो और क्या क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। एविएशन में हमें उड़ान में ही दिखने को मिलता है सारा कुछ, कि कप्तान दिखते हैं, हमारे क्रू दिखते हैं, लेकिन उस उड़ान को बनाने के पीछे ढेर सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों का, सहयोगियों का सहयोग होता है, जिससे वो फ़्लाइट सफल होती है, सेफ़ होती है। आपने अभी बात किया कप्तानों की, क्रू की। इसके अलावा ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे हमारे युवाओं के लिए ढेर सारे रोज़गार उपलब्ध हैं। जैसे मेंटेनेंस की मैं बात करूँ, टेक्निकल में मेंटेनेंस की, या फिर कॉमर्शियल में ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे लोगों को, नए बच्चों को ढेर सारी असीमित अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं। फाइनेंस का सेक्टर है, अभी तो हमारा आईटी आ रहा है, इंटेलिजेंस पे बेस्ड ढेर सारे सहायक डिपार्टमेंट्स हैं। तो असीमित रोजगार की उपलब्धियां हैं यहाँ पे, कर सकते हैं इस पे। जी राहुल जी, चूंकि इतने सारे इसमें जॉब रोल्स हैं, अगर एक एक करके बात करें, बिगनिंग फ्रॉम जो हम उड़ाने की बात करते हैं, जो कप्तान होते हैं या जो कैबिन क्रू होते हैं, अगर कोई बच्चा, युवा पायलट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है और वो कैसे पायलट बनने के सपने को साकार कर सकता है? जी, बेसिक क्राइटेरिया है इसमें 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ होना चाहिए। 18 साल की उम्र होनी चाहिए जी। और उसके बाद वो इस
कोर्स के लिए एलिजिबल होता है। ढेर सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में और बाहर विदेश में भी जो इन कोर्स के लिए बच्चों को लेती हैं, दाखिला देती हैं। इसमें बेसिक्स होता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, 12th तक में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो DGCA जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है विमान उड्डयन के लिए, उनकी जो क्राइटेरियाज होती हैं उनमें कुछ पेपर्स होते हैं, उनको निकालना होता है, प्लस कम से कम 200 घंटे की उड़ान भरनी होती है, अलग अलग तो ट्रेनिंग ये जो इंस्टीट्यूट। कोर्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्स अगर बच्चे ने परस्यू कर लिया उसके बाद कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अलग से होती हैं या कोर्स करने के बाद स्वतः लाइसेंस मिल जाता है बच्चे? तो जो मैंने अभी बताया आपको, DGCA के जो बेसिक 5 पेपर्स होते हैं उनको निकालना होता है और उनकी अपनी 200 घंटे की जो उड़ान फ्लाइट जो ट्रेनिंग स्कूल्स में दिए जाते हैं उसको पूरा करने के बाद उनके पास बेसिक लाइसेंस हो जाते हैं। उसके बाद वो एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके उस टाइप के एयरक्राफ्ट के ऊपर वो अपने आवर्स को और गेन करते हैं। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कम से कम 1500 घंटे इंडिया में होने चाहिए कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए आपके पास। वो अलग अलग स्टेजेस में बच्चों को कवर करना होता है, अलग अलग एयरक्राफ्ट को। सर लाइसेंस जो आपने बताया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग हमें वो लाइसेंस मिलता है, तो क्या ये लाइसेंस टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होते हैं? उसके लिए क्या रहता है प्रोसेस? जी, क्योंकि आपको पता है एविएशन सेक्टर बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत होती है इसमें। तो जितने भी लाइसेंसिंग के प्राविधान है यहाँ पे उन सब का रिफ्रेशर कोर्सेज होता है, टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्सेज होता है, तो वो सब के लिए होता है, बहुत ज़रूरी है। वो सिक्योरिटी ले लें, मेंटेनेंस ले लें या फिर कमर्शियल पायलट्स के लिए, जी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सर अगर बात करें, हमने पायलट के बारे में जाना, अगर बात करें कैबिन क्रू मेंबर्स की, उनके लिए क्या प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं? 10+2 उनको 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से? सर जी, इसके लिए 10+2 कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो बेसिक ग्रूमिंग कोर्सेज एंड ऑल, हालांकि अब तो एयरलाइंस खुद ही उनको फ्रेशर्स को लेती हैं और अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको ग्रूम करती हैं और उनको लेके आती हैं। उनके लिए भी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया होती है कि कौन से एयरक्राफ्ट पे, ऐसा नहीं कि कोई भी केबिन क्रू वो किसी भी एयरक्राफ्ट पे जाके सर्व कर सकते, नहीं, उनको पूरे एयरक्राफ्ट के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में उनको क्या करना है, कैसे अपने पूरे पैसेंजर्स का ख्याल रखना है उड़ान के समय। तो उसकी भी लाइसेंसिंग का प्राविधान होता है, जिसको वो लोग टाइम टू टाइम रिफ्रेशर में या फिर जो उनकी संस्थाएं होती हैं वो करवाती हैं। जी राहुल जी, ऑपरेशंस की बात हुई, कैबिन क्रू की बात हुई, लेकिन हम सब जानते हैं जो ग्राउंड स्टाफ होता है जिसके काम पैसेंजर्स के लगेज को एयरक्राफ्ट में ट्रांसफ़र करने से लगाकर पैसेंजर्स को टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक ले जाना और तमाम सारे कार्य जो एयरपोर्ट पर करने होते हैं, वो ग्राउंड स्टाफ में क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं युवाओं के लिए और कैसे वो इन जॉब रोल्स को परस्यू कर सकते हैं? अगेन इसमें ढेर सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि पैसेंजर्स को टर्मिनल बिल्डिंग से लेके जहाज़ के अंदर तक सेफली लेके जाना, उनके बैगेजेस को ट्रांसफ़र करना जहाज़ के अंदर, उनकी सिक्योरिटी देखना। वे एयरलाइंस की एक सिक्योरिटी सिस्टम होती है जिसको वो पूरा का पूरा मेंटेन, तो उनमें उनके कस्टमर्स को बोर्डिंग कार्ड से लेके उनको अराइवल तक सारा का सारा उनको सुविधाजनक सेवाएं देना, इन सब के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। अगर हम बेसिक फ्रेशर्स की बात करें तो 10+2 ग्रेजुएशंस के बाद इन सब में भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि 10+2 ग्रेजुएशन के बाद बच्चे इस लेवल पे होते हैं कि वो इस तरह के लोगों को हैंडल कर पाएँ। राहुल जी, इसकी भर्तियाँ करता कौन है? क्या शासन के द्वारा की जाती हैं या प्राइवेट सेक्टर अपने अपने स्तर पर इन भर्तियाँ को करते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स का अपना डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट, और वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है जिस सेक्शन में, वहाँ पे वो अपनी नियुक्ति का निकालते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के प्रोसेसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट्स का चयन करते हैं। और इनके लिए भी अलग अलग जो आपने सब सेक्टर्स और बताए हैं, इनके लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहती होंगी अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल? इन सब चीज़ों में बेसिक क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन होती हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं उनके लिए, जैसे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो उनके लिए कुछ NCC सर्टिफिकेशन, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको कंपनियां अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको निर्धारित करती हैं। राहुल जी, इन दिनों देखा जा रहा है कि कई सारे एयरपोर्ट्स हमारे जिनका मेंटेनेंस से लगाकर बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड ऑल प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दिया जा रहा है।
वहीं कई एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जो आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संचालित कर रही है। तो अगर कोई बच्चा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहा है तो उसे क्या जॉब रोल्स मिल सकते हैं और कैसे वो परस्यू कर सकता है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा इसमें। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हम सेमी गवर्नमेंट बोलेंगे, कई बार युवाओं का होता है सरकारी नौकरी चाहिए जो शासकीय सेवा के लिए। करेक्ट। तो इसमें टाइम टू टाइम इसमें भी नियुक्तियां निकलती रहती हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर वेबसाइट्स पे। उस पर युवा अप्लाई करते हैं और उसमें उनका उसी के अकॉर्डिंग की चयन होता है। उनका जो क्वालिफिकेशन बेसिक्स अगर मीट करते हैं, आगे के क्वालिफाई करते हैं तो उनका चयन होता है। ओके राहुल जी, अगर कोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इस फील्ड में कोई जाना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत अहम मैं समझती हूँ कि एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी आप उड़ान नहीं भर सकते हैं क्राफ्ट की, तो इस बारे में बताइए। जी अच्छा प्रश्न है आपका। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट वही है 10+2। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए। और इसके बाद एक डिप्लोमा कोर्स होता है इसमें 3-3.5 साल का, जिसको बोलते हैं AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज होता है, जिसमें वो 3 साल तक इंस्टीट्यूट में एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद जैसा मैंने अभी पहले बताया था, DGCA जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें उनके लाइसेंसिंग के बेसिक एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स के उनको एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। वो निकलने के बाद वो बेसिक इंजीनियर्स का लाइसेंस मिल जाता है उनको। अब उनको जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना होता है उसका टाइप रेटिंग के लिए उनको काम करना होता है। बेसिकली वो कुछ सालों तक अपने उस बेसिक लाइसेंस के ऊपर उन जहाज़ों पे काम करते हैं। बाद में कंपनी उनको उस एयरक्राफ्ट पे टाइप रेटेड कोर्स कराती है, जो बड़ा वाइटल होता है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए, हर तरह के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए। उसके बाद वो आके फिर से उसमें एग्जाम्स देते हैं और कुछ DGCA और उनकी अथॉरिटी। तो सर ये जो ट्रेनिंग है, आपने बताया कि एक बेसिक लाइसेंस मिलने के बाद में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, वो ट्रेनिंग एयरलाइंस खुद प्रोवाइड करते हैं उन्हें? जी, वो एयरलाइंस के जहाज़ों पे काम करेंगे, उनकी लॉग बुक एंट्रीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सपीरियंस नोट। इस दौरान किसी प्रकार का स्टाइपेंड वगैरह ट्रेनीज को दिया जाता है? ये डिफरेंट कंपनीज का अपना है, तो देती हैं ऑफ कोर्स। और सर आपने लाइसेंस की बात करी, तो उस बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह के लाइसेंस होते हैं, क्या होते हैं लाइसेंस? एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जिसको हम B1, आज की डेट में B1 बोलते हैं, वो जो मैकेनिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो रिजॉल्व करते हैं, इंजन एयर फ्रेम से रिलेटेड जो होते हैं। दूसरे होते हैं B2 जो एवियोनिक्स रिलेटेड। आज की डेट में आपको पता है जहाज़ के अंदर काफ़ी अत्याधुनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो एवियोनिक्स के ऊपर काफ़ी कुछ बेस्ड होता है। तो इन दोनों के लिए B1 B2 इंजीनियर्स मिलकर करते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स के रिपेयर्स करने के लिए, या फिर कंपोनेंट्स ओवरऑल के लिए वो अलग से होते हैं। बट बेसिकली ये B1 B2 होते हैं कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। तो सर ये लाइसेंस जो है ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड होते हैं। अगर हम बात करें कोई बच्चा कॉलेज में है और परस्यू करने की सोच रहा है, तो कॉलेज के दौरान कौन से लाइसेंस की स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट रहती है? वही मैं बताया, जब कॉलेज के बाद अपना कोर्स पूरा करता है, उस जो भी 3 साल की जो अवधि होती है, उसके बाद वो DGCA के ही एग्ज़ाम्स, बेसिक्स एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको क्लियर करने के बाद वो एलिजिबल होता है एयरक्राफ्ट के कि किसी कंपनी को ज्वाइन करके उसके अंदर एयरक्राफ्ट के ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसके आगे वो जाके टाइप रेटिंग कोर्स करते हैं। ये जो पेपर्स के बारे में आपने जिक्र किया सर, जो 5 पेपर्स होते हैं, वो कैप्टन्स के लिए बोला था। सिर्फ कैप्टन्स के लिए? इंजीनियर्स के लिए थोड़े ज़्यादा होते हैं। जी, इंजीनियर्स के लिए। आधुनिकरण की बात की आपने कि एयरक्राफ्ट में आजकल नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, AI का ज़माना आ गया है। हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं, तो क्या आने वाले समय में पायलटलेस एयरक्राफ्ट्स भी होंगे? दूसरे तरह से अगर हम बात करें तो आजकल आप सुनते होंगे ड्रोन्स काम कर रहे हैं जो आप ज़मीन से कंट्रोल करते हैं। बट जहाँ तक बात आती है कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की, और जहाँ पे नागरिक उसमें सवार होता है, उसकी सुरक्षा, सेफ्टी मेन कंसर्न होता है किसी और ज़रूरी भी है। तो आज की डेट में हम काम इस पे बहुत चल रहा है, बट इस पे हम नहीं कर अभी। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, अगर आप कॉकपिट देखेंगे उसके अंदर एटलीस्ट P1 P2 एक कप्तान होता है, कि उसका सह कप्तान होता है, उसको हम एक भी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की ही ज़रूरतें होती हैं। जो फर्स्ट ऑफिसर या जो सह कप्तान होता है उसका काम अलग होता है, रोल डिफाइंड होता है, और जो कप्तान होता है उसका अलग रोल डिफाइंड होता है। तो दोनों मिला के उस फ्लाइट को सुरक्षित उड़ाते हैं और उतारते हैं।
जी। तो अभी ये काफ़ी दूर की बात है ये सोचना। और नहीं, वो इसलिए प्रश्न किया क्योंकि हम जब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं सिविल एविएशन सेक्टर में, खासतौर पर ऑपरेशंस के लिए, तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आगे? अगर हम इंडियन एविएशन की अगर हम बात करें तो मुझे जो समझ में आती है कि असीमित यहाँ पे संभावनाएं हैं। 2021 का जो हमारा डाटा था, ऑलमोस्ट $30 बिलियन की जीडीपी हमने इसमें पाया है, जो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। और अगर हम 2030 तक की बात करें, जिस तरह से हमारा ग्रोथ ईयर बाय ईयर हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 700 जहाज हमारे इंडिया में फ्लाई कर रहे हैं कॉमर्शियल, वो ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना है 2030 तक में। आपने पहले भी सुना होगा, हमारी ढेर सारी प्राइवेट एयरलाइंस ने काफ़ी एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है। तो उन सब को देखते हुए ये टारगेट ऑफ कोर्स होना ही है, अचीव होना ही है, ऐसा लग रहा है। मैं एयरपोर्ट की बात करें, अभी आपने पूछा था, आज की डेट में हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 140 एयरपोर्ट्स हैं, सॉरी, जो 2030 तक में ऑलमोस्ट 250 होने की उम्मीद है। तो अगर आप देखेंगे ये अगले 7-8 साल में ये सारा का सारा ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल होने की उम्मीद है। तो ऑफ कोर्स जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एटलीस्ट डबल होने की उम्मीद है आज की डेट में। तो राहुल जी, हमने अभी सिविल क्राफ्ट की बात करी। अगर कोई बच्चा एयरफोर्स में जाना चाहता है तो क्या इसमें भी करियर ऑप्शंस हमें मिलते हैं? बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन है इसमें। अगेन वही 10+2 के बाद एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, एयरमैन्स के, उसके बेसिस पे बच्चे जाते हैं, डिफेंस में ज्वाइन करते हैं। वो अपनी अपनी डिफेंस में अलग अलग ट्रेनिंग्स पे जाते हैं। अगेन वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रक्चर, एयरफ्रेम, इंजन्स, एवियोनिक्स, उन सब के ट्रेड्स होते हैं उनके, उन पे उनको एंट्री मिलती है, करते हैं। अदरवाइज ग्रेजुएशन के बाद इसमें एयरफोर्स में टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, असीमित संभावना है। तो कोई अलग से जो एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं उनके लिए कोई अलग से हमें डिग्री, डिप्लोमा अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, या सिविलियन की तरह ही बस 10+2 हमें 10+2 के बाद उनके एग्जाम्स होते हैं एयरफोर्स के, जो भारतवर्ष में हर जगह पे संचालित होते हैं, वहाँ पे उनको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने होते हैं। ग्रेजुएशन अगर कोई व्यक्ति डिफेंस में जाता है, एयरफोर्स की चूंकि बात निकली, और एयरफोर्स में काम करने के बाद सिविल एविएशन में आना चाहता है, तो क्या उसके लिए मुमकिन है? जी, आते हैं बहुत से, ढेर सारे हमारे इंजीनियर्स हैं कॉमर्शियल एयरलाइंस में जो डिफेंस से आते हैं। ऑफ कोर्स वो रिटायर होने के बाद या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक्सपर्टाइज को यहाँ पे यूज़ करते हैं और एयरलाइंस उनको लेती हैं। ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ पे। राहुल जी, अगर किसी ने एवियोनिक्स में लाइसेंस लिया है तो क्या वो जेट में स्विच कर सकता है? कर सकते हैं, बट एट ए टाइम वो एक ही काम करेगा। ओके। एमआरओ की बात कर रहे थे हम लोग, जो एक क्लिप हमने दिखाया, जो रिपेयर, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस की बात करते हैं, और अब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो क्या देखते हैं आने वाले समय में जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है और उससे जो जुड़े हुए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बूम रहेगा? जी, काफ़ी संभावनाएं इसमें। अगर हम 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तो जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक तो होते हैं नॉर्मल चेक्स जो 1000 घंटे 750 घंटे होते हैं। एक होता है मेजर चेक जो जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो 20 साल पहले बाहर ही होते थे, हमें बाहर की किसी कंट्री में एयरक्राफ्ट को लेके जाना पड़ता है। आज की डेट में हम खुशी के साथ बता सकते हैं एटलीस्ट 4-5 हमारे देश में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वाइटल मेंटेनेंस कर सकती हैं यहाँ पे खुद के जहाज़ों का, और उनके पास बाहर की कंट्रीज़ के भी लाइसेंसिंग है, जिसको वो लाइक EASA जो यूरोप की एजेंसी है, वो सबके सर्टिफाइड हैं वो। तो काफ़ी ग्रोथ किया है इस मामले में, और आगे भी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी कई कंपनियाँ आ रही हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। और अभी आपको जान के खुशी होएगी कि बाहर की कंट्री अभी अपने एयरक्राफ्ट को लाके हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस करवा रही है। जी राहुल जी, आपने बाहर फॉरेन कंट्री की बात करी, तो अगर हम उसमें जानना चाहें कि और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड की अगर हम देखें तो थोड़ा ब्रॉडर वे में इसको आप थोड़ा बताएं। आपको सही बताऊं तो जो हमारे मिडिल ईस्ट में ढेर सारे जो बड़े बड़े कैरियर्स हैं, एतिहाद, एमिरेट्स एंड ऑल, मैं जानता हूँ वहाँ पे 30-40% जनसंख्या हमारे भारतीयों की है वहाँ पे काम करने वालों की, तो असीमित है।
अगर हम कैप्टन्स पायलट्स कोर्स वगैरह की बात करें तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे जाते हैं हमारे बच्चे और ये सारे टाइप ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं। जी। तो राहुल जी, आपने इतनी लाभप्रद जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। अगर हमारे कोई दर्शक एविएशन सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक है तो निश्चित आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन उनके लिए कारगर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, कि कार्यक्रम में आए, डीडी मॉर्निंग शो में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।